खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं धर्मपाल मलिक, आप सब का स्वागत है। मैं जींद में रहता हूं और मैं आज आपको एक हरियाणा की लोक कथा सुनाऊंगा। हमारे हरियाणा की ये कल्चर है, संस्कृति है, हमारी एक अपनी भाषा हरियाणवी भाषा जोनी, और उसी हरियाणवी भाषा के लिए हम काम करते हैं। मेरा पाकिस्तान में एक दोस्त है मिर्ज़ा अख्तर, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर था, आजकल स्कूल चलाता है। और उसके बुजुर्ग हमारे जींद से ही 21 गांव से पाकिस्तान में गए थे। तो उसने हरियाणवी का एक कायदा भी बना है, हरियाणवी की लिपि भी पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है। जैसे हमारे हरियाणवी में एक शब्द है अल, काला आला, तो ये हिंदी में ल है, अल नहीं है, तो उसने ये भी बना दिया। तो उसके कहने पर मैं आपको ये कथा सुना रहा हूँ। वो कहता है मुझे आपकी कहानियों से कुछ एक हरियाणवी के शब्द मिल जाते हैं। तो कहानी तो पुरानी है लेकिन अंदाज नया है, आप शुरू से आखिर तक सुनना। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा हरियाणा गांव में बसता है। इसके अंदर 6745 गांव हैं और जो गांव की एक अपनी तरह की बसावट होती है। उस एक गांव में एक हरियाणा का एक बड़ा गांव था या कस्बा था, उसमें एक धोबी रहता था, उसका नाम मस्तराम था। मस्तराम की झोपड़ी या उसका कच्चा घर गांव से बाहर था, लेकिन जैसा उसका नाम वैसा ही उसका काम। वो सारा दिन मस्ती में रहता था और गुनगुनाता रहता था, मस्त राम है मस्ती में, आग लगो इस बस्ती में, माइंड योर मन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, किसी से कोई मतलब नहीं। सारा दिन ताश खेलता, दोस्तों में हंसी मजाक करता, शाम को घर आ जाता। तो उसकी एक दोबन भी थी, उसका नाम था कर्मो। वो भी बड़ी कर्मशील औरत थी, बिल्कुल बहुत ही भली औरत थी, सारा दिन काम करती रहती थी। पंडित लक्ष्मीचंद ने एक रागनी के अंदर कहा भी है, चंद्रकिरण के किस्से में, सिंगल दीप में बसे पद्मनी, सर्पा शीस मणि है, सीप में मोती पत्थर में हीरा, तू हीरे बीच कणी है। वो बिल्कुल हीरे की कणी थी। बेचारी सुबह जोनी से शाम तक काम करती रहती थी, लोगों के घरों से मैले कपड़े ले आना, फिर उनको अपने गधे के ऊपर लाद करके नदी या तालाब पर ले जाना, वहाँ पर जोनी उनको धोना, उनमें नील देना, सुखाना, प्रेस करके फिर जो नहीं वो लोगों के घरों तक कपड़े को पहुंचाना। इस प्रकार वो अपना सारा दिन बड़े आराम से काम में ही व्यतीत कर देती थी। और धोबी सारा दिन ताश खेलता रहता था, लेकिन शाम को जब धोबी घर आता था तो वो उसको भी बड़ी सेवा करती थी। वो समझती थी कि कम से कम रात को तो मैं सुख की नींद सो जाऊंगी, किसी चोर वगैरह का डर नहीं रहेगा, जंगली जानवर का डर नहीं रहेगा। लेकिन धोबी फिर भी बड़ा मस्त था। वो धोबन को कहता सो जा आराम से, कोई चोरी करेगा तो हमारा क्या लेके जाएगा। कि वो कहता था धोबी के बढ़ गए चोर और लुट गए ओरे और, वह हमारा क्या है, लोगों के कपड़े हम उठा ले जाएंगे और ही लूटेंगे। वो फिर भी मस्त था, आराम की नींद सो जाता था। जैसा कि हमें मालूम है, हमारे हरियाणा में 3 मौसम है विशेष रूप से, जो हमारे बूढ़े बताया करते थे। एक है मौसम खरसा, खरसा कहते हैं गर्मी को, 4 महीने तो खरसा का मौसम होता है। ये शब्द नोट कर लें, खरसा गर्मी। और गर्मी का मौसम जो नहीं, वो धोबियों के लिए वरदान होता है। और जो क्योंकि उसके अंदर कपड़े जल्दी सूखते हैं रात को, और गर्मी लगती है तो तालाब में नहा लेते हैं, और दिन में सुस्ताने का भी समय मिल जाता है। कपड़े जो नहीं, कपड़े भी गर्मी में ज़्यादा मैले होते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा कपड़े धोने के लिए देते हैं। और जो नहीं वो प्रेस करके और वो दे आती थी, तो काम बढ़ जाता और आमदनी भी बढ़ जाती है। सर्दी में कपड़े कम सूखते हैं, पसीना कम आता है, कपड़े कम मैले होते हैं, इसलिए धोबियों का काम कम हो जाता है। और बरसात का मौसम, सर्दी को कहते हैं हमारे शाला, गर्मी को खरसा, सर्दी को शाला। शाले का मौसम कम आमदनी वाला होता है धोबियों के लिए। और एक है चौमासा, चौमासा जिसको कहते हैं 4 महीने, वो होते हैं बरसात के। ये बरसात का मौसम जो नहीं धोबियों के लिए एक अभिशाप होता है, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं, सूखे हुए कपड़े भी भीग जाते हैं। अब वातावरण के अंदर जो नहीं रेत होता है, बारिश से फिर कपड़े मैले हो जाते हैं, फिर दोबारा जो नहीं वो धोने पड़ते हैं, और कई बार ज़्यादा बारिश होने से टपका भी लग जाता है, फिर कपड़े मैले हो जाते हैं, उनको इधर उधर रखना पड़ता है टपके से बचाने के लिए। तो इस तरह से ये 3 मौसम हैं। तो
एक बार जो नहीं वो बरसात का मौसम हुआ, हमारे 3 मौसम हैं धोबियों के जो नहीं। पंडित लक्ष्मीचंद ने भी एक बार कहा है कि एक राजा था, उसकी राजकुमारी थी और वो ये कहती थी कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। तो एक राजकुमार आ गया, पंडित लक्ष्मीचंद जो नहीं रागनी के माध्यम से बताते हैं कि राजकुमारी ने उससे प्रश्न पूछे, किसने मांगा रोज बरसना, और वो किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी गहरी धूप, भाई ऐसा कौन सा था रोज बारिश और ऐसा कौन सा था सूरज रोज चमके, किसने मांगी रात चांदनी, कौन छुपाना चाव रूप, किस तरह की बस्ती अच्छी, किस तरह का अच्छा भूप। तो वो ये पूछती है किस तरह की बस्ती में रहना चाहिए आदमी को, किस तरह का राजा अच्छा होता है, कौन चांद रात मांगता है, कौन छुपाना चाहता है। तो उसके शब्द हैं, किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी गहरी धूप, किसने किस तरह की नगरी अच्छी, किस तरह का अच्छा भूप, किसने मांगी रात चांदनी और कौन छुपाना चावा रूप। तो राजकुमार इसका उत्तर देता है, माई मांगे रोज बरसना, धोबी मांगे गहरी धूप, यानी गर्मी का मौसम धोबियों के लिए वरदान होता है। माई मांगे रोज बरसना, धोबी मांगे गहरी धूप, सत्पुरुषों की नगरी अच्छी, आदमी को हमेशा भले आदमियों में रहना चाहिए, प्रजा पालक अच्छा भूप, राजा वो अच्छा होता जो प्रजा का पालन पोषण करे, आजकल के राजाओं की तरह से नहीं जो जाति पाति के समाज को बांटते और जाट और नॉन जाट की बात करें, 35 बनाम 1 की बात करें, ऐसा राजा अच्छा नहीं होता। आज के राजा खुद को कहते हैं फकीर, कि मैं एक फकीर हूँ। और दोस्त, फकीरों की जात नहीं होती, सुनते थे, ये कौन है जो हर पल बताता रहता है, हर पल जात बताता रहता है कि जाति पाति से ऊपर उठो भाषण देते हैं और हर वक्त जाति पाति की बात करते हैं। जबकि हमारा हरियाणा तो ये ऐसा था, संत रैदास जी कहते हैं, जात जात में जात है जो केतन में पात, मनुष्य जब तक ना रैदास मनुष्य ना जुड़े जब तक जात न जात, ये जब तक जाति पाति है समाज इकट्ठा कौन हो, इसलिए जाति पाति से ऊपर उठ जाओ। तो वो उसके अंदर वो कहते हैं, माली मांगे रोज बरसना, मैं लक्ष्मीचंद पे आता हूँ, माली मांगे रोज बरसना, धोबी मांगे गहरी धूप, सत्पुरुषों की नगरी अच्छी, प्रजा पालक अच्छा भूप, सा न मांगी रात चांदनी, चोर छुपाना चावा रूप। तो इस तरह हमारे समाज के अंदर राग रागनियाँ भी थी, समय व्यतीत होता रहता था। लेकिन बरसात का मौसम था और टपका लग गया। अब आपने हरियाणा में सुनी होगी, कुछ तारीखें हैं हमारे हरियाणा की बड़ी बड़ी प्रसिद्ध, उनमें एक तारीख है नब्बे वाली साल या नब्बे वाली रो कहते हैं हरियाणवी में फ्लड को, बाढ़ को, सैलाब को। तो 1990 वाली रो संवत 1919 संवत 1990, उसमें से 57 घटा दो तो सन 1933। ये एक हमारा वो है फार्मूला है, अगर आप संवत ईयर में से 57 माइनस कर दोगे तो आज का ईस्वी सन आ जाएगा। जैसे 1947 को 4 की साल की मार्केट कहते हैं, वो संवत था 2004 और सन था 1947। 1857 को 14 की साल का गदर कहते हैं, सन था 1857 प्लस 57 और संवत था 2014। इसी तरह 90 वाले साल थी, 90 वाले साल में रो आई थी, बाढ़ आई थी बड़ी भयंकर, और ये 18 सितंबर 1933 को आई थी। बारिश होती रही 24 घंटे लगातार, फिर 2-3 आहिस्ता आहिस्ता टपकल, तो घर कच्चे होते थे, छतें टपकने लग गई। तो इसी तरह धोबी का घर भी टपकने लग गया और वो धोबन बड़ी तंग होगी, कभी वो कपड़े इधर रखती कभी उधर रखती। तो जोनी वो कहने लगी, वो बड़बड़ाने लगी गुस्से के अंदर कि ना तो मस्टरा में आया और बरसात ने भी लहू पी लिया, और वो कभी अपनी किस्मत पर बड़बड़ाती। तो बड़बड़ाती हुई कह रही थी, सिंह का न सांप का टपका का डर लग गया है, सिंह का न सांप का टपका का डर लग गया है। उसकी झोपड़ी जंगल के पास थी, उधर जंगल के अंदर लगातार बारिश होती रही और जीव जंतु जानवर जो नहीं बाहर नहीं निकले, अपने छुपे रहे अपने उनके अंदर ठिकानों में, जो उनके घोंसले थे, गुरकनियाँ थी, उसमें छुपे रहे। तो जंगल का राजा शेर बड़ा भूखा लगी उसको, भूखा मर गया। उसने कहा चलो गाँव के शिकार से किसी बाड़े से भेड़िया बकरी उठा के लाते हैं। वो धोबन की झोपड़ी के पास आ गया और जो धोबन जो नहीं वो बड़बड़ा रही थी कि वो जो नहीं सिंह का सांप का टपके का डर है।
तो वो टपका क्या है, शेर के कान खड़े हुए, भाई ये ऐसा क्या है, ये न शेर से डरती न सांप से डरती, टपके से डरती है, ये टपका ऐसा कौन सा जानवर है। उधर दो बिजोनी, वो भी अपना दोस्त था उसका एक मिरासी, और वो कहने लगा भाई कुछ सुना। मिरासी ने सुनाया, वो एक बनिए की नौकरी करता था मिरासी, तो वो कहने लगा भाई कि नौकरी ने तंग हो लिया मैं तो नौकरी से, और वो आप पे बात कर रहे थे। तो उसने कहा यार मैं तो मस्ती, तू बड़ा मस्ती से जी रहा मस्त राम, मैं तो तंग हो गया, मैं भी तेरी नौकरी नहीं करता था तेरी तरह से मस्त था। और वो सुनाने लगा कि टुनटुनी बजाया करते, खाए शक्कर घी, और ऐसी तैसी इस नौकरी की जब कई बच्चे जी, भाई मैं तो मरूंगा नहीं, नौकरी छोड़ दूंगा। एक चाइना का बड़ा अच्छा पोइट हुआ राइटर ली युंग, उसने की भी एक कविता की लाइन की, कविता की कुछ लाइनें हैं कि नौकरी जो नहीं वो बंजर भूमि है जहाँ जवान जिंदगियां दफनाई जाती हैं। तो नौकरी आदमी का लहू पी लेती है, इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे उत्तम खेती मध्यम व्यापार भीख चाकरी करे गवार। चलो फिर भी चलता रहा, धोबी घर आया, वो भी तो उसने देखा बरसात में शेर जो नहीं उसकी झोपड़ी के पास बैठा था। धोबी मस्तराम ने सोचा कि ये कोई उसका गधा है, और धोबन जो नहीं वो उसने गधे को बाहर छोड़ दिया। उसने एकदम गधे का शेर का कान पकड़ा और कहा चल बेटे अंदर, उसको पेड़ के नीचे बांध दिया, और मस्तराम खाना खा के सो गया। सुबह गांव वालों ने देखा शेर बंधा हुआ, वो नरबख्शी शेर था। उन्होंने जगाया मस्तराम को कि ये, उसने कहा भाई मैंने बांध दिया। तो वो मस्तराम को पकड़ के राजा के पास ले गए, और राजा ने मस्तराम को नौकरी भी दी और उसको सेनापति बना दिया। तो जैसा कि भाइयों में पता 1947 में हमारे 562 राजे महाराजा थे। पटेल साहब ने सभी राज्यों का, सभी रियासतों का भारत के अंदर विलय किया था। उस समय भी जो नहीं बहुत से राजे महाराजे थे, एक राजा दूसरे राजे पर अटैक कर देता था। तो उसी तरह से मस्तराम जिसका राज्य का सेनापति था, उस राजा के ऊपर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। उसने कहा मस्तराम को जाओ भी सेना लेकर। तो मस्तराम घर आया, बड़ा परेशान था। उसने धोबन से कहा चलो भाग जाते हैं, निकल तो मैं मारा जाऊंगा। तो धोबन ने कहा कोई नहीं, मैं प्रबंध करूंगी, घबरा नहीं करते। आदमी को जो नहीं खुश रहना चाहिए, खाना खुना खिलाया, मैं कुछ सोचूंगी रात को। उसने क्या किया, सुबह उसको कवच वगैरह पहनाया, धोबी को घोड़े पे बिठाया, और वो जो गधे का पोंखड़ा होता वो घोड़े के पेट के नीचे को उसकी दोनों टांगे बांध दी। जैसे गधे की एक टांग और अगली और पिछली टांग बांधी जाती, उसको पोंखड़ा कहते हैं, ताकि वो भागे ना, भाई ये घोड़े सा ना गिरे। तो उसने जो नहीं वो सेनापति जो नहीं अपनी सेना को लेकर चला, घोड़े के वो जो नहीं वो उसने एड़ लगाई, उसकी टांगे घोड़े के पेट के नीचे थी, घोड़े को गुदगुदी हो रही थी। घोड़ा बहुत तेज दौड़ा और सेना से आगे निकल गया। तो मस्तराम ने सोचा आज मारा गया। वहाँ एक सूखा पेड़ खड़ा था रास्ते में, उनने समझा तू इस, और वो दीमक का खाया हुआ था, इस पेड़ को पकड़ ले। तो उसने उस पेड़ को पकड़ा, वो पेड़ ही टूट गया, और पेड़ के टूटने की अरड़-देसी आवाज़ आई। सामने वाली सेना, दुश्मन की सेना देख रही थी। उन्होंने देखा भाई ये सेनापति तो वास्तव में बड़ा बहादुर है, इसने शेर को भी बांध दिया। अफवाहें इस तरह की थी, और ये तो जैसे महाभारत का भीम गदा थी, इस तरह पेड़ उखाड़ के ला रहा, पेड़ों से ही हमें मारेगा। वो सेना जो नहीं मैदान छोड़ के भाग गई। तो वहाँ सेना का जहाँ लश्कर था, मस्तराम को कुछ घोड़े मिले, तंबू वगैरह मिले, बड़ा सामान मिला। तो वो सेना जो नहीं जीत के राजा के पास आ गई। राजा ने कहा मस्तराम को भाई इसको इनाम दो और दो, लेकिन मस्तराम ने कहा महाराज अब मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ, मेरी उम्र भी बड़ी हो गई है, तो इसलिए मुझे रिटायरमेंट दी। राजा ने उसको रिटायरमेंट दे दी। तो इस कहानी से मोरल ये मिलता है कि शेक्सपियर की एक कोटेशन है, सम आर बोर्न ग्रेट। कुछ लोग जो नहीं पैदाइशी महान पैदा होते हैं, या बड़े घरों के अंदर पैदा होते हैं। जैसे दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल का पड़पोता था, तो डिप्टी सीएम बना दिया लोगों ने। जयंत चौधरी चरण सिंह का पोता है, सेंटर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह का पोता है। तो कुछ तो बड़े घरों के अंदर ही पैदा होते हैं, या कुछ लोग इतने योग्य होते हैं जो नहीं वो अपनी योग्यता से ही गॉड गिफ्ट होती है, वो अपना नाम कमा लेते हैं। सम आर बोर्न ग्रेट।
सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ मेहनत से जो नहीं नाम कमाते हैं। जैसे मास्टर चंदगीराम ने, छोटे से किसान का बेटा था, बड़ी मेहनत की, भारत केसरी बन गए। और उस जमाने में कोटेशन चलती थी, कोई ज़्यादा ताकत की डिंगे मारता था, लोग ये कहते थे रहने दे चंदगी, तो चंदगी का नाम चलता था, मास्टर चंदगीराम पहलवान। इसी तरह सतपाल पहलवान थे, उन्होंने अपनी मेहनत से जो नहीं मान्यता प्राप्त की। लेकिन अचीवनेस इज थ्रस्ट अपॉन सम पीपल, कुछ लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती मान्यता थोप दी जाती है। जैसे हमारे जो नहीं पिछले दिनों चंडीगढ़ में बजट सेशन में विधानसभा के अंदर आपने जो नहीं मंत्री और एमएलए का रोल देखा होगा। कोई कह रहा था 10 लाख रुपए रिश्वत खा गया, दूसरा कह रहा था 10 लाख गोबर पी गया। भाइयों, विधानसभा जो नहीं वो कानून बनाने के लिए होती है, न कि गप्पे आंकने के लिए। तो कुछ लोगों के ऊपर मान्यता थोप दी जाती है, उनको जबरदस्ती मंत्री और एमएलए बना दिया जाता है। इसलिए शेक्सपियर बिल्कुल सच कहते हैं, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, एंड ग्रेटनेस इज थ्रस्ट अपॉन सम पीपल। तो आदमी का भाग्य भी कई बार बहुत काम करता है। ये थी भाइयों मोटी मोटी बातें, और ये थी आज की कहानी। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।